हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो मेरी आज भी तबीयत थोड़ी ख़राब ही है, बट मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ कि फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी और इसका कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के। तो अभी हम ट्वेल्थ के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 के देखो फॉर्मूला आपको रिवीजन कैसे करना मैं बता रहा हूँ फिर से। वैक्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूम का फॉर्मूला आपको मीडियम में क्या होता है, फोर्स जो है डिक्रीज हो जाता है, इतना पता होना चाहिए। कैसे डिक्रीज हो रहा है पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए एक पॉइंट चार्ज के जरिए। ठीक है, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डॉट प्रोडक्ट होता है, इतना पता होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये सब पता होना चाहिए। ये सब माइन्यूट सी चीज़ें मैं मतलब बताना नहीं चाहता, समझ रहे हो। ई डॉट ए कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। गॉस लॉ पता होना चाहिए कि अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर निकाला जाए, फॉर ए क्लोज सरफेस क्या होगा, क्यू इनसाइड जितना क्यू अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना इतना पता होना चाहिए गॉस लॉ। और गॉस लॉ के हिसाब से हम फ्लक्स निकालते हैं क्यूब में, ये पता होना चाहिए। क्यूब के कॉर्नर पे, सेंटर पे, एज पे, ये सब रख रख के याद होना चाहिए। इसी के हिसाब से हम लाइन चार्ज निकालते हैं, एक लाइन स्ट्रेट लाइन वायर का। ठीक है, अगर मान लो बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, तो क्या होता है 2k लैम्डा अपॉन आर, या फिर इसको लिख सकते हो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, लेकिन अगर फाइनाइट हो जाए, तो अगर उसकी लेंथ फाइनाइट हो जाए तो पता होना चाहिए k लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर डायपोल मोमेंट आपको पता होना चाहिए कैसे आता है डायपोल मोमेंट। ठीक है, फिर डायपोल किसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, देखो दो तरह की चीज होती है। एक होती है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म होती है उसमें पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल फील्ड होती है। तो पैरेलल फील्ड लाइंस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये इनके बीच में ना गैपिंग कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लो है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डायपोल को मैं रख दूं किसी यूनिफॉर्म में, तो डायपोल में सिर्फ और सिर्फ टॉर्क महसूस होगा। ठीक है, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म में रख दूं उसमें टॉर्क भी महसूस होगा और उसमें फोर्स भी लगेगा। इसमें फोर्स जीरो, इसमें फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसमें फोर्स भी लगेगा। यानी कि ये रोटेशन भी करेगा और ये आगे मोशन भी करेगा, रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी दोनों मोशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ रोटेटरी मोशन करेगा, वो रोटेशन करेगा। ठीक है, टॉर्क की वजह से। तो वो कितना करेगा ये पता होना चाहिए, पी क्रॉस ई। ठीक है, उसमें ऐसा ऐसा रोटेशन करने में एनर्जी कितनी लगेगी वो पता होना चाहिए। वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डायपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, एक डायपोल आपने बताया, डायपोल एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है जिनमें सेपरेशन 2a का डिफरेंस है। तो उससे क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, तो एक्सियल पॉइंट पे 2 टाइम्स होता है k p अपॉन आर क्यूब। क्यूब है ये, ध्यान में क्यूब रूट है, क्यूब है। और इक्वेटोरियल पे होता है नेगेटिव ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब। अब तो नेगेटिव यानी कि पी और ई की डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ पी और ई की डायरेक्शन कांस्टेंट है, सेम है। जनरल पॉइंट का निकाल दिए। तो ऐसे आप इनफाइनाइट फील्ड का निकाल दोगे, देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, फिर प्लेन शीट का। ठीक है, और कंडक्टर्स का, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है फील्ड। ठीक है, इतना पता। जीरो क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की अगर बात की जाए, तो आपको पोटेंशियल निकालना मतलब निकालना आना चाहिए। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखो पोटेंशियल अगर होता क्या है पूछा जाए, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो कोई पूछे वर्क डन या फिर एनर्जी की अगर बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो क्या करना है, क्यू इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना ये स्केलर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो वहाँ वेक्टर एडिशन होगा, यहाँ स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन मतलब जस्ट अलजेब्रिक सम करना है आपका, जो भी वैल्यू दिखे, जैसे 2 + 3 दिखा तो 5 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, वहाँ वेक्टर नहीं है कि 2i कैप प्लस 3j कैप का हो जाएगा √4 + 9 दैट इज √13 मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक है, मतलब ये वेक्टर है और ये स्केलर है, स्केलर। तो किसी पॉइंट चार्ज का अगर निकालने की कोशिश करें, तो k/r, इतना याद है, k/r। ठीक है, ये रहा k/r, k की वैल्यू पता ही है। तो एक्सेल पे कितना होता है, इक्वेटोरियल पे तो जीरो होता है डायपोल के केस में। ठीक है, एट एनी पॉइंट याद रखना के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एनी पॉइंट का मेरे को याद है, आपको भी याद रखना चाहिए। देखो अगर इक्वेटोरियल पूछेगा तो π/2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एनर्जी पूछे तो एनर्जी मैंने बताया कि Q इंटू वी कर देना है। ठीक है, 2 पॉइंट सिस्टम का मैंने बता चुका। और E और V में क्या डिफरेंस है, E इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी आर। ये आर ना पोजिशन वेक्टर है, आर क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर। तो अगर ऐसे ना करके ऐसे कर दिया जाए ना, तो ऐसे करना, नेगेटिव में dv/dy, नेगेटिव में dv/dz। ठीक है, अगर एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में आए तो। ठीक है, नेगेटिव में है, याद रखना। पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब आपको एक्स से डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है। यहाँ वाई से डिफरेंशिएट करना है, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसे। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन
पोटेंशियल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस का सीरीज में होता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखो कैपेसिटेंस जो है ना रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, जस्ट सम कर देते हैं हम, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, ठीक है, पैरेलल में हम सम कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट का निकाला जाए तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, देखो फॉर्मूला याद है। अगर उसमें डायरेक्ट भर दिया तो ये होगा, कंप्लीटली भर दिया तो ये होगा, और कोई मेटल भर दिया फिर तो ये होगा। और पूरा अगर मेटल भर दिया आपने दो प्लेट के बीच में, पूरा का पूरा आपने मेटल भर दिया, तो उसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी इनफाइनाइट, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। और स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये दोनों का रेडियाई है, ठीक है। देखो बाहर के सरफेस को अगर आप अर्थिंग कर रहे हो तो ये है, अगर अंदर के सरफेस को अगर आपने ग्राउंड कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, अंदर का जीरो हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेटेड स्फीयर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, क्योंकि दूसरा सरफेस इनफाइनाइट पे है तो उसका हम लेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, अब पोटेंशियल निकाला जाए ड्यू टू ए स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो स्फीयर में देखो आउटसाइड सेम रहेगा, ऑन द सरफेस सेम, और इनसाइड सेम रहेगा जितना सरफेस पे है, ये दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है। नॉन कंडक्टिंग का दो याद रखो, ये बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एनर्जी स्टोर्ड बताओ कितना होता है, तो ये पता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ डी। फोर्स बताओ, दोनों के बीच का फोर्स निकालना आपको आना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल देखो, दो दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को अगर आपने टच कर दिया तो दे अटेन ए कॉमन पोटेंशियल, वो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो Q1 Q2 अपॉन Q1 C1 प्लस C2, देख लो ऐसे करना है। एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद रखना ये। और एनर्जी का लॉस कितना होगा वो भी याद रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादातर 3-4 फॉर्मूले हैं। पहला तो आई का है फॉर्मूला dQ/dt, जे का फॉर्मूला I/A, और तीसरा फॉर्मूला I = NE/A/VD, ये याद रखना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का याद रखो E अपॉन m टाइम्स टाउ, ई को आप V/L लिख सकते हो। ये मोबिलिटी याद रखना, मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रेजिस्टिविटी का याद रखना, रेजिस्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर डेंसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम के। ओम्स लॉ पता होना चाहिए, आई मैंने बता दिया, ई ये भी पता होना चाहिए, E = ρ × J, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी तो पावर का पता होना चाहिए। पावर में एक चीज़ और याद रखना, पावर जो सीरीज में होते हैं, आप सीरीज में पावर को ना कैपेसिटेंस का की तरह डील करो, तो P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2 ऐसे, और पैरेलल में अगर होंगे तो यू विल जस्ट ऐड, ठीक है। तो पैरेलल में पावर जो है बढ़ जाता है, याद रखना, मतलब कंजप्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। एनर्जी तो एनर्जी ठीक, अच्छा पावर पता है ना क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या वर्क डन, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ तो ठीक है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल अगर पूछा जाए तो देखो डिस्चार्जिंग का केस है, मैंने क्या बताया, टर्मिनल पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर आई निकालो, फिर उसके बाद जो भी बाहर रेजिस्टेंस दे रखा होगा उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर V = E, यानी वो EMF माइनस IR भी कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट और व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता ही है कि रेशो होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, डेल आर अपॉन आर इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स डेल टी, इतना पता होना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के केस में। अल्फा के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ, अल्फा पॉजिटिव होता है किसके लिए, मेटल्स के लिए, ठीक है। अल्फा नेगेटिव होता है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, याद रखो जो जो लिखवा रहा हूँ, इंसुलेटर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इन सब के लिए ये नेगेटिव। इसमें ग्राफ भी आते हैं बहुत से, देखो कॉपर का ग्राफ कुछ ऐसा आता है पॉजिटिव में, ठीक है। ऐसा आता है एलॉय का ग्राफ, ठीक है। और सेमी में नेगेटिव है तो सेमी में ऐसा आ जाता है, ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। फिर मीटर ब्रिज में बता चुका हूँ, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक और चीज़ याद रखो, जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, इसमें पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो V1/V2 इक्वल्स टू कर सकते हो L1/L2। और मीटर ब्रिज में 100 की लेंथ होती है, अगर उसने स्पेसिफाई नहीं की लेंथ तो, ठीक है। और बाकी ये तो सेम है। सेल्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, अरे यार सीरीज में अगर लगा है सेल तो जस्ट आप एडिशन ही करोगे ना, और अगर अपोजिट सिंबल्स में लगे हैं तो प्लस माइनस कर देना, खत्म। तो आपका ईएमएफ निकल जाएगा ई इक्विवेलेंट, और आर भी निकाल दोगे तो आई निकल जाएगा आराम से। और अगर पैरेलल में लगा हो तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालो, निकल जाएगा। देखो ईएमएफ तो सेम रहेगा सब जगह, तो ऐसे करना, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 E1/R1 E2/R2, ऐसे करके निकाल सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। देखो एक एक चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए। पिच का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पिच कैसे निकालते हैं, ठीक है। पिच क्या होता है, फॉरवर्ड मोशन हेलिक्स में जो बनता है, ठीक है, दिख रहा है ये पिच, ये इसका पैरेलल कंपोनेंट बनाता है वेलोसिटी का, पिच ये रहा P, ठीक है। एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो। फिर मोशन ऑफ चार्ज इन, हाँ, तो ये देखो तीन तरह के मोशन होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक सर्कुलर होता है, और एक हेलिक्स होता है, ठीक है। स्ट्रेट होता है जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो या पाई हो, जब थीटा इक्वल्स टू पाई/2 हो तो सर्कुलर होता है, और जब थीटा इन दोनों के बिटवीन में हो
तो ये हेलिक्स बनता है। स्ट्रेट लाइन क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाती है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों के बीच में रहती है। यहाँ वेलोसिटी के दो कंपोनेंट टूटते हैं, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। ये प्रोवाइड करता है mv²/r और ये प्रोवाइड करता है पिच, आगे की पिच, ठीक है। तो ये v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा, इतना पता होना चाहिए। तो ये तो एक चार्ज के ऊपर आया। मैग्नेटिक फोर्स ना एक वायर पे भी लग सकता है, कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स उस वायर पे, I L×B, इतना पता होना चाहिए, ठीक है, I L×B, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट करना तो आता ही होगा। मेरी तबीयत बहुत तेज खराब हो रही है। बायोट सावर्ट लो तो ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। बायोट सावर्ट लो में देखो B=, अगर एक सर्कुलर कॉइल है सेंटर पे, मैंने देखो इसके जो PYQs करवाए ना, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेंटर पे क्या होता है, μ0I/2 ठीक है। तो बाहर जाने पे क्या होता है, ये सब मतलब कितने एंगल पे क्या होता है वो सब भी देख लेना, ठीक है। बाकी करते रहो और ये याद करना, फोर्स अगर अगर पैरेलल करंट होता है तो दे विल अट्रैक्ट या रिपेल, दे विल अट्रैक्ट। और अगर एंटी पैरेलल होता है तो दे विल रिपेल, ठीक है। ऐसे याद करना है पूरा। एम्पियर का सर्कुलर लॉ याद करना है अच्छे से। एक स्ट्रेट लाइन वायर का भी याद रखना। और स्ट्रेट लाइन वायर पे दो चीजें, एक तो इनफाइनाइट का याद रखना केस, एक फाइनाइट का केस याद रखना। और एक एंड वाला, कोई एक इनफाइनाइट है दूसरे एंड पे आपको पूछ रहा है, ये इनफाइनाइट नहीं है तो यार यहाँ पे 4 आया था, यानी μ0I/4πr। इसका तो पता ही है आपको, ये आ जाएगा μ0I/2πr, ठीक है। ऐसे याद रखना, दोनों तरफ इनफाइनाइट हो जाता है तो ये A² नहीं होता, गलत लिखा है, ठीक है, ध्यान से। अच्छा सॉरी सॉरी, ये अंदर की तरफ गया तो हाँ ठीक है, ये अंदर की तरफ गया है। अच्छा एक एक चीज और याद रखना, जो वायर होता है ना तो ऊपर आर आ जाएगा, ऊपर आर आ जाएगा, ठीक है। तो जो वायर होता है ना उसमें ये होता है कि जो वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो ना तो वो हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और अगर वायर के बाहर निकाल रहे हो तो हो जाएगा B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जैसे यहाँ पे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाहर हम निकाल रहे हैं, अंदर निकालना हो तो डायरेक्टली हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉर्क का भी याद रखना। टॉर्क क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस कर दो B से। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, I × A। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और n टर्न से तो n टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस लगती है और इसका कन्वर्जन कि कैसे एमीटर में बदले, कैसे वोल्ट मीटर में। देखो एक और चीज बताता हूँ, जो वोल्ट मीटर होता है ना, अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस ना इनफाइनाइट होता है, यानी कोई करंट पास ही नहीं करता है यहाँ से, याद रखना। और जो एमीटर होता है ना, जो आइडियल होता है, उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है। रेजिस्टेंस जीरो ये मतलब वो कुछ रीडिंग में अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, इतना याद रखना। तो रेजिस्टेंस आइडियल वोल्ट मीटर का ज्यादा होता है, ये भी ठीक है। फिर अच्छा, तो ये कन्वर्जन बनता कैसे है, देखो यार, एमीटर बनाना है तो पैरेलल में लगा दो एक शंट रेजिस्टेंस। और वोल्ट मीटर बनाना है तो शंट जो है स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर बनाना हो तो सीरीज में लगा दो गैल्वेनोमीटर के एक बहुत ही ह्यूज रेजिस्टेंस, ठीक है। सेंसिटिविटी की मैंने बात की तो पहला करंट का होता है I/5/I, वोल्ट का होता है इतना। तो ये जो है इंडिपेंडेंट होता है सभी चीज़ों से, इंडिपेंडेंट। अगर आपने मान लो बढ़ा दिया नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स तो भी तो ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, अगर अगर एन आपने 2n कर दिया तो ये जो वोल्ट ये है ना, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस इसके सेंस ही। लेकिन ये सेम ही रहेगा 5/I, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो इसलिए याद रखना। बाकी सोलेनोइड के अंदर का भी याद रखना यार, μ0n × I होता है इनसाइड। और एंड पे क्या होता है, μ0n × I/2 होता है। और आउटसाइड तो फील्ड जीरो होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना। मैग्नेटिज्म मैंने मैटर के बारे में ये भी चीज़ याद, इसमें तो कोई इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ क्या, ये देखो ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो B है μ0H है, ठीक है। और ये न्यू R जो होता है ये 1 + होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ये सब चीज़ें तो भगवान, ये सब आप निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करके। ईएमआई में क्या होता है, ईएमआई में फ्लक्स पता है B.A, ये फ्लक्स का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स EMF कहलाता है, नेगेटिव d∅/dt। इसी को आप कर सकते हो इंटीग्रल B के साथ dl कर दोगे तो, ठीक है। इसे भी कर दो, देखो B के साथ dl। तो ये तो हुआ आपका फील्ड और एरिया के साथ, राइट। अगर एक कोई रॉड है वहां वो मूव कर रहा है तो BLV sin थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत, EMF निकाल दो, मैक्सिमम ये आ जाएगी। और एक रॉड है जो रोटेट कर रही है तो B ω L²/2। और अगर डिस्क कर रही है तो B ω R²/2। देख लो, ये सब याद कर लो, AC जनरेटर का याद कर लो, ठीक है। इंडक्टेंस का याद कर लो, इंडक्टेंस का EMF याद रखना, नेगेटिव ऑफ L di/dt, पता होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का याद रखना, ठीक है, कि ये वाला भी याद रखना अच्छे से, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी याद रखना।
फिर आता है, अच्छा ये सीरीज और पैरेलल में क्या होता है इंडक्टर, तो सीरीज में जैसे सम होता है वैसे ही हो जाता है, ठीक है। पैरेलल में डिफरेंस करके याद रखना। फिर क्या होता है, दो के लिए याद रखना केवल, ठीक है। इंड्यूस ये सब, हाँ ये याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने एनर्जी बताई कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, इतना याद रखना यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। इसमें सारे करंट और वोल्टेज कैसे कैसे फेस में डिफरेंट होते हैं, ये आरएमएस और पीक के में डिफरेंस करना याद रखना, ठीक है। ये देखो ये रहा, ये इसमें इम्पिडेंस क्या होता है, ये रहा इम्पिडेंस, ठीक है। तो फाई कितना बनता है, ये रहा। पावर कैसे निकालते हैं, कॉस फाई पावर फैक्टर कहलाता है, कॉस फाई आर अपॉन जेड, ये भी याद रखना। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, 1/√L/C। क्यू फैक्टर क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेशो कितना होता है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। तो याद रखना, इधर करंट अगर इधर ज़्यादा है और उधर करंट कम हो गया तो इधर वोल्टेज बढ़ जाएगा, इधर वोल्टेज कम हो जाएगा, क्योंकि V/I विल रिमेन कांस्टेंट, पावर सेम रहता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में ये पता होना चाहिए। और इसकी एफिशिएंसी पता होनी, देखो एफिशिएंसी बहुत अच्छा दे रखा है, आउटपुट पावर पर इनपुट पावर। तो ये आइडियल का केस है क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। लॉस करने के कौन कौन से रीजन है पता होना चाहिए, हिस्टैरिसीस का लॉस होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल का लॉस होना चाहिए, समझ रहे हो, एडी करंट का लॉस होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें याद रखना। ईएम वेव की बात कर, अच्छा ये देखो ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, रजिस्टर में सेम फेस में होते हैं दोनों करंट और वोल्टेज। कैपेसिटर में जो करंट होता है ये आगे होता है, देख लो करंट आगे होता है पोटेंशियल से π/2। इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, करंट पीछे होता है π/2, ठीक है। ईएम वेव में क्या होता है, एक तो एडी करंट का याद रखो ईएम वेव में, ठीक है, मैक्सवेल की वो सारे लॉ, एडी करंट याद रखो। दूसरा इसमें देखो, इसमें जो के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, देखो अगर प्लस है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर ये माइनस है तो पॉजिटिव में ट्रैवल कर रही है, ये वेव की डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में। तो इस और देखो, तो ई और बी सेम में होते हैं, देखो अगर ये ई वाला अगर साइन थीटा है तो बी भी साइन थीटा होगा, इतना याद रखना। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है वो आप ऐसे कर सकते हो, E0/B0 भी कर सकते हो, या फिर ERMS/BRMS भी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्या कहते हैं इसे, सी टाइम्स बी, ये यहाँ से निकला ना, E=BC, मैं तो ऐसे याद करता था E=B/C, ठीक है। तो याद रखना, और सी की वैल्यू ये होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, 1/√μ0 ε0। और अगर कोई मीडियम में आपने डाल दिया तो हो जाएगा √μ ε। तो इसके पता है ना, म्यू की वैल्यू क्या होती है, μ0 μr, एप्सिलॉन की वैल्यू ε0 ε r, परमिटिविटी परमिबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बस इंटेंसिटी पे ये सब कुछ नहीं है। हाँ, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कितनी, अगर एवरेज देखा जाए तो 1/4 हो जाता है ε0 E स्क्वायर, और 1/4 B² अपॉन μ0, इतना ये याद रखना, ठीक है। तो एवरेज इतना होता है, ठीक है, बस। तो ये हो गया हमारा ईएम वेव्स तक। आप करेंगे इसके बाद रे ऑप्टिक्स, ठीक है। सो दिस इज विद्यांश, आपको इसकी सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे और ये भी शायद मिल जाएगा अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ। दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।